अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी हैं किसी भी सिस्टम की या सॉल्यूशन की जिसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करी है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करी बल्कि उनके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करी है। जो पीछे हमने देख भी ली हैं ये क्या हो सकती है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो सकता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है, या डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, और इसके साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस आ गया। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा कि पीछे हमने जहाँ भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की है वहाँ पर हमने कहा है कि जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जो वो क्या है हमारे पास नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, हमने हर जगह स्पेसिफाई किया है जो सॉल्यूट है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मीन कि वो वाटर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि अगर ये आयन में कन्वर्ट हो जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने जो स्टडी किया है पीछे वो सारी की सारी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह चेंज होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर या तो वो अपने आइस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि हमने तो डाला था एक एक इलेक्ट्रोलाइट का सब्सटेंस डाला है, अगर वो दो या दो से तीन आयंस में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब है हम तो कैलकुलेशन करते रहे कि उसे एक आयन या एक कंपाउंड कंसिडर करते रहे, लेकिन एक्चुअल में तो क्या था, तीन हो गए। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो रहा होगा। उसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा तो आपको पता है कि सारी की सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इन प्रॉपर्टीज़ को क्या कह रहे हैं कि ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन है। कि एबनॉर्मल इसको क्या क्यों कह रहे हैं कि नॉर्मली हमने जो बात की वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात की थी। जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो क्या है, या तो वो डिसोसिएट हो सकते हैं, डिसोसिएट होके बहुत ज़्यादा दूसरे आयंस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, या दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है वो एसोसिएशन कर लें, मीन के दो एटम्स मिल के या दो आयन मिल के एक लार्ज आयंस बना दें। ठीक है, तो वहाँ पे एसोसिएशन भी हो सकती है और डिसोसिएशन भी हो सकती है। जब हमारे पास क्या होगी, एसोसिएशन होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं जो पहले थे उससे क्या हो सकते हैं, कम हो जाते सकते हैं। फर्ज करें कि ऐसा हो कि दो आयंस मिलके एक आयंस बना रहे हैं या डाइमर सा बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए, तो उसकी वजह से क्या है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी उसी लिहाज से चेंज होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो चेंज आ रहा है नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से जो हमने देखी थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये जब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ऐड कर दें तो जो चेंज आ रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जब सॉल्यूशन की जब हम उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, the colligative properties of a solution depend only on the total number of solute particles present in the solution। हमें पता है कि colligative properties क्या है कि वो just depend कर रही हैं कि कितना हमारे पास number of solute जो है particles हैं solution के अंदर उस पर depend करी हैं। A solute that dissociate partially or completely into ions will yield more than one particle per formula unit in the solution। कि क्या है कि कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स वो अगर डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो रही है उसकी, चाहे वो पार्शली है चाहे वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होके आयंस बना रहा है, तो क्या होगा कि पहले वो एक था फार्मूला यूनिट के लिहाज से, अगर वो एक था तो अब वो क्या है उसके अंदर नंबर ऑफ आयन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास जो कोलिगेटिव इफेक्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर द कोलिगेटिव इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम मोलर कंसंट्रेशन। कि अगर हमने एक एक सोल्यूशन वो लिया है जो इलेक्ट्रोलाइट का है और दूसरा सोल्यूशन वो लिया है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, तो उसके अंदर अगर हम
दोनों की कंसंट्रेशन सेम रख रहे हैं, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम रख रहे हैं, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसके अंदर आयंस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूशन के अंदर से। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है? पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है कि वो डिसोसिएट हो जाए, दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है कि वो एसोसिएट हो जाए, मीन पार्टिकल्स जुड़ जाए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दो सॉल्यूट such as organic acid that associate in solution will reduce the number of solute particles। यहाँ पे क्या होगा, जब एसोसिएशन होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल शो अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज, और इसी वजह से हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर भी डिक्रीज हमें नजर आएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर सच एबनॉर्मल बिहेवियर want have introduced a factor called as want have factor, जिसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, क्या ये एक्चुअली रेशियो है हमारे पास, जो ऑब्जर्व क्वांटिटी आ रही है डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे। ठीक है, द ऑब्जर्व मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नॉर्मल हम किसको ले रहे हैं कि हमारे पास जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड किया हुआ था, तो वो वाले कैलकुलेट कर लें। लेकिन जो हमें एक्चुअल में नज़र आता है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ऐड करके आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व वाला। ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑब्जर्व क्वांटिटी की वैल्यू लिख लेंगे, चाहे वो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, और उसी के लिहाज से हम जो नॉर्मल है उसको लिख लेंगे, तो ये इन दोनों की रेशियो जो है वो आई के इक्वल आ जाती है। ठीक है, since the colligative properties are inversely related to the molecular mass of solute, we may write कि हमने पीछे जितनी भी मॉलिक्यूलर ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाली थी उनका हमने रिलेशनशिप निकाला था कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट निकालने के साथ। अगर आप लोगों को याद हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते थे हमने, चारों प्रॉपर्टीज की से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है, तो वहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और मॉलिक्यूलर मास का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, तो क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, उसके लिए जो मैस है, ये जो सॉल्यूट का मैस है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मैस और न्यूमिनेटर में जो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मैस आ रहा था वो आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल तो वो है जब हमने सॉल्यूट हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा कि वो उसमें अगर डिसोसिएशन हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एसोसिएशन हो रही है तो पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो उनका मास भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर डिसोसिएशन हो रही है हमारे पास तो वहाँ पे क्या है कि पार्टिकल जो है वो एक से ज़्यादा पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन एसोसिएशन की के अंदर क्या है, पार्टिकल्स मिलके बड़ा साइज बना रहे हैं, तो वहाँ पे साइज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पहले मैंने शायद इससे रिवर्स बोला, आप इसको देख लीजिएगा। तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। फर्स्ट के अंदर क्या हो सकती है, मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन हो सकती है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन होके टू से ज़्यादा पार्टिकल्स बना रहे हैं। ठीक है, इन डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू टू और मोर पार्टिकल्स and they determine molecular mass will be less than the theoretical value। कि हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्व जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, लेकिन नॉर्मली जो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होगा, while the colligative property change will be greater than the expected। अब हमें पता है कि colligative properties का और molecular mass का inverse relationship है, तो mass कम हो रहा है तो हमारे पास क्या है कि colligative property जो है वो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। Suppose that n ions are produced by the dissociation of a single molecule, के हमारे पास एक single molecule है, उसकी dissociation से 3 प्रोड्यूस हो सकते हैं, 4 प्रोड्यूस हो सकते हैं, 2 प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए n से रिप्रेजेंट करें कि
एक जो है मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल, उससे एन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना वो डिसोसिएट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है अल्फा पे, ठीक है, कि कितना वो डिसोसिएट हो रहा है, कितने वो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो अल्फा है। दस if we start with the 1 mole of solute at the equilibrium, we have 1 minus alpha mole of the undissociated molecules, ठीक है। अनडिसोसिएट मीन जो अभी रह गया डिसोसिएशन होने के लिए। आपको पता है डिसोसिएशन मॉलिक्यूल कितने होंगे, अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, और टोटल हमारे पास क्या था, 1 था, तो 1 माइनस अल्फा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है हमारे पास वो आ जाएंगे। एंड एन ए मोल्स ऑफ आयंस, और दूसरी साइड पे जो प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास वो कितने आयंस बनेंगे, वो हैं जितने डिसोसिएट हुए हैं मल्टीप्लाई बाय वो नंबर के 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा आ गया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एन अल्फा लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्लीबियम में क्या क्या होगा, 1 माइनस अल्फा भी होगा, और दूसरा प्लस में उसके साथ क्या होगा, एन अल्फा आयंस होंगे। तो वहां पे हम टोटल नंबर ऑफ निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के अंदर जो है कितने आयंस हैं, कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। हैंस द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज, हमारे पास क्या है, हमने तो डाला क्या था, 1। अगर वो नॉर्मली होता सॉल्यूट तो वो 1 ही रहता, लेकिन अब वो 1 से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। अब क्या है कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है हमारे पास, जो रिमेनिंग कितने थे, 1 माइनस अल्फा, और दूसरे कितने हमारे पास जो डिसोसिएट हुए हैं, वो उनको हम जब टोटल निकाल लेंगे तो उसको प्लस कर देंगे एन अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो प्लस वाली टर्म हम पहले लिख लेंगे और माइनस वाली टर्म हम बाद में लिख लेंगे। तो ये क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ जो एब्सोल्यूट है हमारे पास क्यूबियम के ऊपर, वो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। एज द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन इज 1, यहाँ पे 1 आएगा कि पहले हमारे पास 1 थे, लेकिन डिसोसिएशन के बाद जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं हमारे पास क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। देन द वॉट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नॉर्मल कितने हैं, 1 है, और ऊपर कितने आएंगे, ये जो हमने बाद में डिसोसिएशन के बाद कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मीन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए आई की वैल्यू निकालें, यहाँ आपको अल्फा की वैल्यू निकालें, तो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या था कि आई हमारे पास क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ओवर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास था। या फिर आप इसी इक्वेशन को याद कर लें कि आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा ओवर 1 है। और इसी तरह हम अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है कि कोई भी 2 पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में हम देखते हैं क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन में गेट एसोसिएटेड टू प्रोड्यूस बिगर मॉलिक्यूल्स, के जो है स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल अगर कुछ बना रहे हैं, इन सच केस द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिक्रीज। जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे तो उसके साथ साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, लेकिन साथ साथ क्या है, जब 2 पार्टिकल मिल रहे हैं तो उनका मास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास का और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्स रिलेशनशिप भी है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड remain nearly completely as dimer in the benzene solution, के एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड को ले लें तो वो बेंजीन के अंदर, बेंजीन के सॉल्यूशन के अंदर डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कि 2 जो
हमारे पास बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, वो कंबाइन होके एक बन जाता है, एक डाइमर सा बन जाता है। ऑल्दो द मॉलिक्यूल ऑफ दीज सॉल्यूट्स रिमेन नॉर्मल इन द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में वो लेदर रहते हैं, लेकिन बेंजीन के अंदर ये डाइमर्स बनाते हैं। स्पोर्स दैट and simple molecules associates to produce a bigger molecule in accordance with the reaction के A के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। n क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 कितने भी वैल्यू आ सकते हैं, कि 3 या 2 अगर ले लें कि दो हमारे पास A मिलके उन्होंने क्या बनाया, AN, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के, ये डाइमर है, या ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है कि 3 मिलके आपस में कंबाइन होके ये हमारे पास बिगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि अब अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएट हुए हैं, एंड अ स्टार्ट इज मेड विद द 1 मोल ऑफ ए, कि हमारे पास स्टार्ट में कितना था, ए मोल थे, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा, कि ए के कितने आ गए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल ली हमने, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए, ए के मॉलिक्यूल वो है हमारे पास 1 माइनस अल्फा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो डाइमर्स बने हैं या 3 मॉलिक्यूल बने हैं, ए एन इज इक्वल टू ए ओवर एन, कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितनी है, और उसके डिवाइड कर दें कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हुए हैं, ठीक है। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसको और इसको प्लस कर दें इक्विलिब्रियम पे, तो हमारे पास ये सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। हमने स्टार्ट लिया था इसके साथ 1 मोल के साथ, लेकिन अब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ये आ जाएंगे। तो क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस ए ओवर एन डिवाइडेड बाय एन, और ये हमें पता है कि हमने पीछे इक्वेशन देख ली, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ओवर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है, तो आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ से ए को कॉमन ले लें, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में है हमारे पास, ये एलसीएम ले लें और इसको कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू भी हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो अल्फा की वैल्यू ले ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू लेके हम इसकी जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। ये इसी तरह हम ये एग्जांपल देखते हैं कि जिसके अंदर 0.5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ KCl वाज फाउंड टू फ्रीज एट, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, कैलकुलेट दी वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्यूट एट द कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे दी हुई है कि 0.5% है, और के एफ वैल्यू उन्होंने दे दी। अब पहले हम क्या करेंगे कि बैस निकालेंगे कि 0.5 ग्राम है, और हमारे पास क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू निकालेंगे, कि डेल्टा टी एफ निकाल लिया, मैस ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 100 ग्राम है, अगर हम क्योंकि हम परसेंट सोल्यूशन बना रहे हैं, 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम होता है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास कितनी आ गई, 74.5। अब हम ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मैस निकाल रहे हैं, ठीक, ये हमें 74.5 कैसे पता है, कि ये पोटाशियम की कितनी मैस होती है, पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे, मीन 31 है, और ये हमारे पास क्या है कि 35.5 है, उसको प्लस कर दें, या जो भी प्रोडक्ट टेबल में इनकी मैस है उनको प्लस कर दें, तो ये हमारे पास नॉर्मल है। लेकिन एक्चुअल में हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को पुट किया हमने, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। तो दोनों मॉलिक्यूलर मैस के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो नॉर्मल हमारे पास कितना है जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो इतना है। अब क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है उसके अंदर, तो इसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1.92 आ जाएगी, ठीक है। अब साथ ही हमारे पास क्या आ गया, लेट अल्फा विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जैसे हमने ऊपर काम किया कि अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, और जो रिमेनिंग है वो 1 माइनस अल्फा हो गया। टोटल हमें पता है ये कितने हैं, 1 थे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे हमारे पास टोटल कितने रह जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा,
ठीक है। तो इसको हमारे पास इन दी एंड क्या रह जाएगा, 1 प्लस अल्फा रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 1 प्लस अल्फा ओवर 1, जो कि इक्वल है हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये इन्वर्स में आ जाएगा ना, और ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू भी आ जाती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। मीन पॉइंट्स में आएगी तो हम इसको परसेंटेज में लिख लेंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, पहले वाली डिसोसिएशन की एग्जांपल थी, अगली हमारे पास एसोसिएशन की है एग्जांपल, जिसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर डाइमर बना रहे हैं फिनोल के मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये वैल्यूज उन्होंने दी हुई है कि इतने ग्राम जो है फिनोल जो है वो 35.5 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो है डिजोल्व हो रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया, वंडर वाल फैक्टर को निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग पहले कि हमारे पास नॉर्मल मैथ्स कितना है, 94 है। अब जब एसोसिएशन से मैथ्स क्या होगा कि वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो ये वांट हाउ फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई की, और आई से हम देख लेंगे कि हम हमारे पास जो है हम कैसे इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन के। क्या ओरिजिनली हमारे पास 1 मोल थे जो कि A/2 प्रोड्यूस कर रहा है, कि मीन डाइमर बन रहा है हमारे पास, और उसके बाद लिविंग बिहाइंड हमारे पास कितने 1 माइनस अल्फा है। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए ये आ गया हमारे पास कि पहले हम टोटल नंबर निकाल लेंगे। तो वो वैल्यू है 1 माइनस अल्फा/2, और डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। और आई की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जिसको हम परसेंटेज में ले लेंगे। तो ये तो था हमारे पास कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करें तो फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, कि वो वैल्यूज़ जो है एसोसिएशन के केस में और हो सकती हैं और डिसोसिएशन के केस में और हो सकती हैं। ठीक है। इसी टॉपिक को हम जो है अच्छे तरीके से किसी और बुक से भी देख रहे हैं, तो वो भी मैं आपको जो है साथ ही बता रही हूँ, ताकि आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। The colligative properties of solution such as vapor pressure, lowering, boiling point, elevation, freezing point, depression and osmotic pressure all depend solely on the total number of solute particles present in the solution। हमें पता है कि colligative properties जो हैं वो depend कर रही हैं कि solute के कितने particles हैं solution के अंदर। The various electrolyte ionize and yield more than one particle per formula unit of the solution। कि ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो जाते हैं, तो जितने पार्टिकल्स होने चाहिए थे उससे ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। Therefore, the colligative effect of an electrolyte solution is always greater than that of the non-electrolyte of the same molar concentration। के दो हमारे पास सॉल्यूशन है, उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और दूसरा जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी ज़्यादा होंगी, क्यों, उसके अंदर नंबर ऑफ आयन जो हैं वो ज़्यादा हैं। To represent the colligative properties of the electrolyte by means of the same relation as for the non-electrolyte, कि जो प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी वही उसने जो है मॉन्ट हाफ ने क्या किया, एक रिलेशनशिप निकाल दिया कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वही प्रॉपर्टीज जो है स्टडी करते हुए, तो उसको क्या कहा कि फैक्टर आई से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको कहते हैं कि वांट हाफ फैक्टर है। अब ये क्या है, हमने पीछे भी देख लिया कि ये रेशो है। ठीक है। इट इज़ अ रेशो ऑफ कोलिगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो नॉर्मल था, ठीक है, जो पीछे आपने नॉर्मल पढ़ा है, उसको नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। और जो ऑब्जर्व आ रहा होगा उसको ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पे अप्लाइंग दिस फार्मूला डेफिनेशन ऑफ आई टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, आपको पता है कि डेल्टा टी एफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर की का जो डिफरेंस है वो हमारे पास डिटरमिन करता है। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, जो हम ऑब्जर्व करेंगे
इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन के लिए जो वैल्यू आ रही होगी उनकी रेशियो ले लेंगे, ठीक है। वेयर टी एफ डेल्टा टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट measured experimentally and delta TF is the corresponding value calculated for the non-electrolytes of the equal concentration. In other words, delta TF naught is the value of depression of the freezing point of the electrolyte solution assuming no ionization, के जब ionization नहीं हो रही मीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें आई की वैल्यू मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं कि और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू मालूम है और अगर आई की वैल्यू मालूम है तो हम जो है ऑब्जर्व वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब आपने पीछे जो सारी इक्वेशंस ड्राइव की हैं वो हमें पता है कि ये सारी वैल्यू की इक्वल होती है। हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाला था तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस डेल्टा टी एफ नॉट की वैल्यू पुट कर दें, आई आ गया और डेल्टा टी एफ आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, हम ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह हम बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए भी यही काम कर सकते हैं। तो जस्ट ये आप लोगों को समझाने के लिए ज़रा एलेबोरेट किया गया है कि ऐसे जो है हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं कि अगर हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू पता है और आई की वैल्यू अगर पता है तो हम जो है ऑब्जर्व वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अ सिमिलर रिलेशन विल होल्ड फॉर द ऑब्जर्व एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं कि आई की वैल्यू और डेल्टा टी बी नॉट की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, और वहाँ से हम डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ आई कैन देयरफॉर बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा एज मेंशन इन द इक्वेशन 4, कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा से वैल्यू निकाल सकते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट once I in is known for a particular concentration of electrolyte for one colligative property, the same value of I is essentially valid for the other properties at the same concentration, कि हम जो है concentration सेम रख लें इलेक्ट्रोलाइट की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू आएगी किसी भी एक प्रॉपर्टी के लिए तो वो जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए भी उतनी ही वैल्यू आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए आई की वैल्यू क्या है, सेम है। अब वो क्या थी हमारे पास, जो ऑब्जर्व वैल्यू है और डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यूज, या सिंपली आप कह लें कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में और इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं। वेयर द सबस्क्रिप्ट 0 रेफर्स टू ईच केस ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूट विच इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, के नॉट हम इसलिए शो करना है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और जो सिंपल वाली है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हमें पता है, हमने यहाँ भी देख रहे हैं कि सॉल्यूट का जो मैस है और हमारे पास ये जो आ जाती है पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जब इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है तो ये टर्म क्या हो जाएगी कि उल्टी हो जाएगी, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर इन्वर्स रिलेशनशिप है तो जहाँ पे नॉर्मल का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है तो उसके इन्वर्स में उसका सॉल्यूट का मैस आएगा, और दूसरी तरफ अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रॉपर्टी है तो वो उसके लिहाज से एम नॉट जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल जो है दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए और इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको डिवाइड कर दें, बाकी सारी टर्म तो कट जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मैस का चेंज आएगा एम, और ये एम नॉट इसको कंसीडर कर दें और ये एम है, ठीक है। तो ये जब डिनोमिनेटर में है तो वो इन्वर्स में चली जाएगी और इधर वाली डिनोमिनेटर वाली भी इन्वर्स में चली जाएगी ठीक है। तो जो कि इक्वल है आई के, जो आई हमारे पास बॉन्ड हाउस फैक्टर है। तो ये क्या है, एम नॉट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला एंड एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड डाटा। Since the value of I is always greater than 1, the experimental molecular weight will always be less than the theoretical value calculated from the formula, कि experimentally जो molecular weight होगा वो कम होगा तो वो जो है
m की वैल्यू जब कम है जो x और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होंगी वो ज़्यादा होंगी, तो क्या है कि ये डिनोमिनेटर में कम है तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है वांट हाउ फैक्टर का एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। Since colligative properties depend upon the number of particles in solution, the want Hopf factor may be interpreted as the ratio of number of particles present in the solution to the number obtained assuming no ionization। कि जब no ionization है या non electrolyte solution है तो उस टाइम जो है number of particles और जो एक्चुअली हमारे पास जो है जब मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो एक्चुअल उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ से हम ये इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। The degree of dissociation is the fraction of an electrolyte which is dissociated into the ion in the aqueous solution। कि degree of dissociation है क्या? अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताती है इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कि कितनी अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की आयंस में कन्वर्ट होती है, वो हमारे पास क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। इफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50% डिसोसिएटेड, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5। ठीक है, 50% का मतलब है हाफ। ठीक है, अगर हम परसेंट की बजाय हम 1 की बात करें कि पहले क्या है 1 है, तो उसके अंदर से अगर 50% डिसोसिएट हो रहा है तो मीन वो हाफ उसकी अमाउंट रह जाएगी। ठीक है, तो ये उसके लिए 0.5 आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने नीचे वाले टॉपिक के अंदर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखना भी है, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट वगैरह कर लेते हैं आई की वैल्यू का। ठीक है, सपोज 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू आयंस। जैसे पीछे हमने n लिखा था, ठीक है, दूसरी बुक वालों ने यहाँ पे उन्होंने न्यू कर दिया, जस्ट फर्क ये ऑन complete dissociation if the degree of dissociation be alpha, the total number of particle in a solution कितनी होगी कि पहले कितने थे 1 था और डिसोसिएशन कितनी हुई है अल्फा की, तो अनडिसोसिएटेड कितने रह गए हमारे पास 1 माइनस अल्फा। नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कितने थे, अल्फा न्यू है, पीछे हमारे पास अल्फा एन था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस कर दिया दोनों को, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम वही वैल्यू जस्ट एन है की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है न्यू आ रहा है, और वहां से हम आई अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको आई की वैल्यू निकालने को कहा जाए, चाहे आपको ए की वैल्यू निकालने को, अल्फा की वैल्यू निकालने को कहा जा सकता है। दिस एक्सप्रेशन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। knowing the value of I from the colligative property measurement alpha can be calculated। कि अगर हमें I की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा की। इसी तरह आप जैसे पीछे आपको दिया गया है, इस न्यूमेरिकल दिया गया था, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है कि एक जो हमारे पास बेरियम नाइट्रेट है उसके Kb की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास, आप जो है नॉर्मल निकाल सकते हो 261। लेकिन क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखनी है हमने कि मीन इसका मतलब है कि ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर इसमें क्या फ़र्क आएगा, देखते हैं हमने कितनी चेंजेस आती हैं। जब डेल्टा टी नॉट है, ठीक है, वैल्यूज पुट की हमने, ये वैल्यू आ गई, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाद हमारे पास इक्वेशन पुट की, और इक्वेशन पुट करके आई की वैल्यू निकाले। अगर हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो है वो बेरियम नाइट्रेट के प्रोड्यूस हुए, कि एक बेरियम आयन है और 2 जो है नाइट्रेट आयन है, तो टोटल आयंस हमारे पास कितने आ गए 3। ठीक है, तो ये जब इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि 81% जो है वो डिसोसिएट होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा टी एफ नॉट और डेल्टा टी एफ की वैल्यूज़ हैं, तो हम आई की वैल्यू निकाल ली। आई की वैल्यू निकलाई तो हमने क्या है उसकी क्या डिसोसिएशन देख रहे हैं कि एच एफ का मॉलिक्यूल है वो एक एच में और एक एफ में कन्वर्ट हो रहा है फ्लोराइड में, तो क्या है टोटल आयंस हमारे पास क्या है 2 हैं, तो वो 2 आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें। इसी तरह हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो क्या करेंगे आप, पहले क्या है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया,
जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है, ये हमारे पास सब्सटेंस जो था फिनोल है, ठीक है। तो उसका 94 जो मॉलिक्यूलर मास है। और दूसरा हम ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे कि ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास फार्मूले के अंदर से, वहां से हमने वैल्यू निकाली। तो वांट ऑफ वैल्यूज निकालोगे, आई फैक्टर की वैल्यू निकालोगे कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कितना है, वो निकाल लिया। फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन काउंट करेंगे। तो क्या है, पहले दो मॉलिक्यूल्स हैं फिनोल के जो कि आपस में मिल के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि डाइमर का था, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन एसोसिएशन कितनी थी, 1 माइनस एक्स, मीन x बाय 2 बन रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल, इसको प्लस करेंगे, ये वैल्यू आ गई और वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो दोनों बुक के अंदर में से किसी के अंदर से भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपने कंसेप्ट लेना है कि हमारे पास क्या है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो वहाँ से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन या वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और कंसेप्ट है हमारे पास कि एक्टिविटी या एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। फ्रॉम द स्टडीज ऑफ सॉल्यूशन, G. N. Lewis discovered that the experimentally determined value of concentration whether of solution or ion in solution is less than the actual concentration। कि होता क्या है कि solution के अंदर जो है, जो हम actual concentration ऐड कर रहे होते हैं वो उतनी नहीं रहती है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो चेंज होती है या जितना वो बिहेव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसकी एक्टिविटी या उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है कि जितनी हमने डाली उससे वो कम होती है। फर्ज करें, मैं जस्ट वैसे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकती हूँ कि अगर हमने 10 ग्राम डाला, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस था, हमने कहा कि 10 ग्राम डाला, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो 10 के 10 ग्राम ही प्रोडक्ट के अंदर चला जाए, ठीक है। कि यानी 10 के 10 मॉलिक्यूल्स ने या 10 के 10 ग्राम्स ने अपनी एक्टिविटी शो की कि वो 10 के 10 ही प्रोडक्ट में चले गए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। उनमें से 10 में से जस्ट फर्ज करें 7 या 8 जो है 8 ग्राम वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बाकी वो जो 2 या 3 ग्राम है वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ भी कह रहे हैं कि वो वापस वो प्रोडक्ट जो है डिसोसिएट होकर दोबारा इलेक्ट्रॉन बना लेती है। तो यानी कि वो जो कंसंट्रेशन बैलेंस रहती है, चेंज नहीं होती। तो वो उसकी बजाय जो चेंज हो रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, इफेक्टिव होती है कि उसकी वजह से जो है हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिली है ये कितनी है। तो क्या है कि जो एक्चुअल हमने डाली थी उसमें से कुछ जो इफेक्टिव है वो कम होती है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, जो उसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो कम होती है। तो जो ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ठीक है। द अपेरेंट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन इज टर्म एज एक्टिविटी, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन इन अ सॉल्यूशन। कि जो एक्चुअल में कंसंट्रेशन होती है, हमने तो 10 डाला था लेकिन लाजमी तो नहीं है कि वो उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन हो, ठीक है। जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास एक्टिविटी कहलाती है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट इज डिफाइंड द रेशियो बिटवीन द एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी या फिर इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द एक्टिविटी कोफिशिएंट। कि जितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें और एक्चुअल कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करें, तो उन दोनों की रेशियो को हम क्या कहते हैं, गैमा कहते हैं या एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने एक्टिविटी निकालनी है तो क्या करेंगे, अगर हम गैमा की वैल्यू मालूम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। गैमा कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली एंड इज गिवन इन द टेबल, ठीक है। Thus the value of activity can be calculated by applying the above relationship के अगली ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया सकता है। द इफेक्टिव नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन सॉल्यूशन बिकम लेस एज दीस टेंड टू फॉर्म द आयन पेयर। अब क्या था, हमने कोई एक
आयनिक स्पीशी ऐड की, आयनिक सब्सटेंस जो है सोल्यूशन में ऐड किया, तो होना क्या चाहिए कि जितने के हमारे पास केटाइंस हैं उतने ही हमारे पास एनाइन होने चाहिए, कि पॉजिटिव आयन भी जितने हैं और नेगेटिव आयन भी जितने हैं वो अलग-अलग सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होकर आयन पेयर बना देते हैं, या जिसे हम सिंपली कहते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल बना दिए या आयन पेयर बना दिए। ठीक है, जब आयन पेयर बना दिए तो इसकी क्या है, हमारे पास जो आयंस हैं वो क्या हो गए, कम हो गए, जितने एक्चुअल होने चाहिए थे उससे कम हो गए। तो ये अब जो कम हो रहे हैं तो उसके बाद जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग रह रही है वो हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। The effective number of cations and anion in solution become less as these tend to form the ion pair because of the strong electrostatic interaction के हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरम्यान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं। Thus the effective concentration of the ions become less than the actual concentration, कि जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम होगी क्योंकि उन्होंने आयन पेयर बना लिए हुए हैं। ठीक है, हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ 0.0992 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl एट 25 सेंटीग्रेड फॉर विद द एक्टिविटी कोफिशिएंट इज 0.782। ठीक है, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई, एक्चुअल कंसंट्रेशन दी हुई है, तो हमारे पास क्या है कि एक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, कि वो आप ये देख लें कि एक्चुअल कंसंट्रेशन से ये उसकी वैल्यू जो है कम आई है, 0.07 आ गई है 0.09 से। ठीक है, तो अगर हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात कर लें, ठीक है, द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज लेस देन 1। कि क्यों लेस देन 1 है, क्योंकि जो हमारे पास एक्टिविटी आ रही है वो कम है, यानी न्यूमरेटर में वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास जो गैमा की वैल्यू है वो कम आएगी हमेशा। द वैल्यू ऑफ गैमा डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन at the same temperature and at infinite dilution it approaches to 1। ठीक है, कि हमारे पास जो है डाइल्यूशन जो है जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो क्या है, एक्टिविटी की वैल्यू, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, वो डिक्रीज होती जाएगी, एक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्चुअल कंसंट्रेशन और एक्टिविटी दोनों वैल्यू 1 हो जाती है, मीन कि बहुत कम कंसंट्रेशन है हमारे पास। इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियस लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सच एज रॉट्स लॉ, हेनरी लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑसवर्ड लॉ of the actual concentration has been replaced with the effective concentration for the accurate एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, कि एक्चुअल कंसंट्रेशन की बजाय अब हम जो है इफेक्टिव कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारे पास वो होती है जो एक्चुअल में किसी भी सोल्यूशन के अंदर होती है, हम चाहे ज़्यादा डाल रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली ज़्यादा नहीं होती, वो हमारे पास कम होती है। ठीक है, ये तो था कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, और उसके साथ साथ हमने एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया।